सबसे पहले बात जो अभी हाल में एक बार फिर से योजना हम देख रहे हैं, बहुत जोर शोर से आप आगे बढ़ा रहे हैं, मेरा गांव मेरा वोट, कैसा रिस्पांस मिल रहा है? देखिए, मेरा वोट अपना वोट अपने गांव जी। इसको आप सिर्फ इस नारे के साथ मत देखिए। हमारे पहाड़ जिस तरह का दंश झेल रहे हैं पलायन का, पूरे पहाड़ खाली हो रहे हैं, निर्जन हो रहे हैं। जहां हमारे पुरखे पैर रखते थे जिन पगडंडियों पे, आज वो निर्जन होती जा रही है। उसको बचाने के लिए मैंने ये कहा कि हम लोग एक त्यौहार वहां मनाएं, इगास का त्यौहार मनाएं, अपने गांव जाए। मैंने अपने गांव जाना शुरू किया। इसी प्रकार से हमने अपना वोट अपने गांव बनाया, तो हम वोट डालने जाएंगे, हम एक त्यौहार मनाने जाएंगे। और जिन विचारों को लेकर उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ था वह विफल ना हो जाए, इसकी आशंका हमारे दिमाग में है। आप देखिए कि जब उत्तराखंड राज्य बना तो पौड़ी जनपद में 8 विधानसभाएं थी, आज 6 है। आने वाले समय में इसी प्रकार से पलायन होता गया तो 4 भी रह जाएंगी। अल्मोड़ा में 7 थी, आज 6 रह गई। चमोली में 4 थी, आज 3 रह गई। किसी तरह से हम इस पहाड़ के लिए और इस उत्तराखंड को हमने अलग से राज्य बनाया। ऐसा ना हो कि जो हमने बनाया उसका औचित्य समाप्त हो जाए। बिल्कुल। तो इगास, अपना वोट अपने गांव, इस तरह के तमाम अभियान हमारे गिलहरी के बराबर का योगदान इस उत्तराखंड को निर्जन होने से बचाएंगे। इस उत्तराखंड को किसी तरीके से हम हिंदुस्तान का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाएं, उसमें सहयोगी होंगे। ये आपने जिक्र किया कि किस तरीके से सीटें कम होती चली गई। जाहिर सी बात है, जो घोस्ट विलेजेस हैं उनकी संख्या बढ़ती भी गई। अकेले पिथौरागढ़ में ही ऐसे 60 गांव है, कभी रिपोर्ट में पढ़ रही थी, जहां पर जो घोस्ट विलेज बन गए पिछले 5 सालों के अंदर। सर, मैं समझना चाहूंगी आपसे, क्योंकि मैं भी उत्तराखंड से हूँ, हमारा परिवार भी पलायन करके दिल्ली चला गया था, लेकिन किस तरह से संभव हो पाएगा? क्योंकि वापस आने के लिए बहुत सी चीजें चाहिए होती हैं। तो जो लोग जिनके पास कुछ नहीं है शायद वही गांव में रुके हैं, इस तरह की धारणा बनती गई है। देखिए, आपने घोस्ट विलेज का जिक्र किया, मैं शब्द का उपयोग नहीं करना चाह रहा था, लेकिन ये वास्तविकता है। आज जो गांव हमारे गांव हैं उनको भूथा गांव कहा जाता है। बड़ी बड़ी स्टोरी सत्य है, घोस्ट विलेज ऑफ उत्तराखंड। तो आखिर इस लड़ाई को लड़ने के लिए मैंने कहा ना, हर आदमी अपना अपना योगदान करे। मैंने अभी कहा कि भाई 30 तारीख तक हमारे यहाँ गांव में मतदाता सूची का रिवीजन हो रहा है। क्यों नहीं सारे लोग अपने अपने गांव में अपना वोट बना के रहेंगे? क्यों नहीं इस तरीके के सारे अभियानों से जुड़ेंगे? और ये जो महामारी है, जो पलायन रूपी महामारी है, इससे बचने के लिए जितनी सामर्थ्य है और जितने अभियान है उतने चलने चाहिए। और अनिल बलूनी अपने स्तर पे अपने अभियान चलाने, प्रत्येक व्यक्ति को अपना अपना अभियान चला के पहाड़ को बचाने के लिए, उत्तराखंड को बचाने के लिए, उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए हम सबको इस अभियान का हिस्सा बनना पड़ेगा। देखिए, समर्थन भी मिल रहा है। एयर कनेक्टिविटी की बात करते हैं, क्योंकि जो आपने चिट्ठियां लिखी अलग अलग मुद्दों को लेकर पहाड़ से जुड़े हुए, उसमें एक बड़ा मुद्दा हवाई पहल का भी रहा और आपकी ये पहल रंग भी लेकर आई। लेकिन एयर कनेक्टिविटी को अगले 5 साल में और कितना मुफीद हम कर पाएंगे? और किराए को लेकर भी जो एक सवाल उठता है, क्या वो जो किराया है कि कुछ ज्यादा महंगा है, क्या उसमें हम कोई और कदम उठा पाएंगे उस दिशा में? देख पा रहे हैं ऐसा आगे? देखिए, हमारी डबल इंजन की सरकार का बहुत बड़ा ये जो एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने का अभियान है, ये चल रहा है। और आपको जानकर ये, आप पता नहीं कितना पहाड़ में, आप बता रही थी पहाड़ में कभी कितना गई हैं, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि आप लोग दिल्ली के राजपथ पे खड़े होकर और टीवी में एंकरिंग करते हैं। कभी कल्पना कर सकते थे कि 4 धाम की जो रोड है वो राजपथ से चौड़ी सड़क होगी? आज हमारी डबल इंजन सरकार को साधुवाद है कि आज दिल्ली, जब आप ऋषिकेश से बद्रीनाथ रोड की तरफ जाते हैं और जितनी सड़कों पे जाते हैं वो राजपथ की तरह चौड़ी सड़कें बन रही हैं। ये आप देखिए किस प्रकार की हमने रेल कनेक्टिविटी के लिए काम कर रहे हैं। पहली बार हिमालय पे ट्रेन चलने के लिए तैयार है। आप एयर कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं, आप लोग पूछिए यहाँ पर जितने लोग हैं, देहरादून से 5-7 साल पहले कितनी फ्लाइट से चलती थी। आज देहरादून से दिल्ली के लिए फ्लाइट है। आज दिल्ली से, देहरादून से मुंबई के लिए फ्लाइट है। आज देहरादून से बेंगलोर के लिए डायरेक्ट फ्लाइट है। आज देहरादून से लखनऊ के लिए डायरेक्ट फ्लाइट है। आज हिंदुस्तान का कौन सा ऐसा है जिसका देहरादून से डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं हो गई है? ये हमारी सरकार, डबल इंजन की सरकार का चमत्कार है। हरीश रावत जी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार बेकार है। देखिए, मैं राजनीति में, मैं तू मैमे की राजनीति में पढ़ना नहीं चाहता।
और हरीश रावत जी अपनी पारी खेल चुके हैं। हरीश रावत जी को पूरा मौका उत्तराखंड की सेवा के लिए मिल चुका है। हरीश रावत जी अपना मौका खो चुके हैं। हरीश रावत जी को जनता ने 2-2 सीटों से हरा के प्रताड़ित भी कर दिया है। जनता भी अपना रिवेंज ले चुकी है, इसलिए अब वो कहानी समाप्त हो चुकी है। हरीश रावत जी के पास अब उत्तराखंड की जनता के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। अब बात 2022 की हो जाए, कितनी तैयारी है? देखिए, हम तैयारी करते रहते हैं। आप लोग सोचते हैं हम तैयारी, चुनाव आएगा तो चुनाव की तैयारी करेंगे, ऐसा नहीं है। जिस दिन 2017 में हमारी सरकार बनी थी, हमने तैयारी शुरू कर दी थी। हमारी तैयारी सड़कें अच्छी करने से, हमारी तैयारी बेरोजगारी को खत्म करने से, हमारी तैयारी विकास से, हम लोग पूरे टाइम तैयारी करते हैं। इसलिए चुनाव आने पर ये दूसरी संस्कृति के लोग करते होंगे, हमारे यहाँ तो चुनाव पूरे, जिसको कहते हैं 12 मासा, वो तैयारी होती है। हम पूरे टाइम तैयारी करते रहते हैं। चेहरा कौन होगा 2022 में? देखिए, हमारे यहाँ तो चेहरों की कोई कमी नहीं है, सभी चेहरे। हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं, वो हमारे मुख्यमंत्री, हमारी टीम के कैप्टन है। हमारे संगठन के कैप्टन मदन कौशिक है। और प्रत्येक व्यक्ति, मैं राज्यसभा का सांसद हूँ, मैं राज्यसभा का सांसद होने के कारण चेहरा हूँ। प्रत्येक व्यक्ति, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता चेहरा है चुनाव के लिए, और हम हर वक्त इसी तरीके से लड़ते रहे और जीतते रहे। अच्छा, उन चेहरों को क्या जो हैं तो आपकी पार्टी के, लेकिन कुछ खफा खफा से हैं, या आजकल कहीं बाहर दूसरे खेमे में तस्वीरें खिंचा रहे हैं, चाय पीने जा रहे हैं? कौन? मैं समझा नहीं आपके सवाल। ठीक है, मैं नाम ही ले लेती हूँ। हरक सिंह रावत जी को लेकर चर्चाएं उठती रहती हैं। कहाँ है हरक सिंह रावत जी? कितने संतुष्ट है बीजेपी के अंदर? अभी थोड़ी देर पहले मेरे साथ बैठ के चाय पी रहे थे। अभी हम साथ थे, कुछ देर पहले ही हम दोनों साथ थे। और किस तरह से चुनाव को जिताना है, किस प्रकार से, हम दोनों एक ही जनपद के रहने वाले, पौड़ी जिले में कैसे बीजेपी मैक्सिमम सीटों पे जीते, इसी को लेकर डिस्कशन कर रहे थे। अच्छा, 60+ का नारा कैसे पार हो पाएगा? नहीं, देखिए, एक बात सुनिए, आपके टेलीविजन चैनल में बहुत सारे कार्यक्रम आते हैं। आप ये क्या चाहते हैं कि 60+ या 70+ हो? 100% चाहते नहीं चाहते? हम क्यों नहीं हर सीट पे जीतना चाहेंगे? हम तो प्रत्येक सीट पे जीतने के लिए, हम हारने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अगला दशक पहाड़ का होगा। रोजगार की आपने यहाँ बात की कि आपकी सरकार का काम है कि रोजगार देना लोगों को, लेकिन रोजगार के इन्हीं आंकड़ों पर, इसी तस्वीर पर विपक्ष सवाल उठाता है। नहीं, हम लोग तो काम कर रहे हैं। कोई, देखिए, मैंने कहा ना, कोविड की महामारी के बीच में भी इतनी चीजों को ठीक रख पाना, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था गिर गई। आप देखिए ना, दुनिया का कौन सा ऐसा देश था जो त्रहीमाम नहीं कर रहा था? हमने इस परिस्थिति में बेरोजगारी को खत्म करने के लिए काम किया है। हमने किन मुश्किल परिस्थितियों में काम किया? क्या पिछले 100 साल में मानव जाति के सामने इतनी बड़ी चुनौती आई थी क्या? उसके बावजूद लोगों को रोजगार देना, लोगों के दर्द को में मलहम लगाना, लोगों को इस समय अन्न देना जिस वक्त लोग भूखे थे, एक एक छोटी चीजों पे ध्यान रखना। आज पूरी दुनिया में बताइए कितने देशों ने वैक्सीन ढूंढी है? हिंदुस्तान के प्रत्येक व्यक्ति को गर्व होगा कि आज हिंदुस्तान ने वैक्सीन अपनी खोजी और पूरी की पूरी वैक्सीन लगाई है। पूरी दुनिया में बताइए किस देश में फ्री में वैक्सीन लग रही है? 130 करोड़ का देश है ये, यूरोप से कई गुना बड़ा देश है हमारा, और हम फ्री में वैक्सीन लगा रहे हैं। क्या कल्पना कर सकता है पूरे यूरोप, क्या पूरा अमेरिका कल्पना कर सकते हैं कितने डॉलर की लग रही है? बताओ दुनिया के देशों में वैक्सीन। तो इसलिए हमने इस परिस्थिति में भी विकास की जो हमारी रास्ता है उसको पकड़ के रखा है, उसको कहीं डिरेल नहीं होने दिए। 3 कृषि कानून जब वापस हुए, तीनों कृषि कानून, तो क्या ये वापसी उत्तराखंड में भी, जो खासकर उधम सिंह नगर हरिद्वार बेल्ट है, तो क्या रूठे हुए को मना पाएगी? सवाल थोड़ा दोबारा बोलो। जब कृषि कानून वापस लिए गए तो ये कहा गया कि जो वर्ग थोड़ा नाराज था उन कृषि कानून से, या जो चाह रहा था कि उन्हें वापस ले लिया जाए, तो क्या उस ऐलान के बाद वो नाराजगी खत्म हो पाएगी? देखिए, नाराजगी तो खत्म हो चुकी है जी। और नाराजगी, प्रधानमंत्री जी ने उस दिन जब राष्ट्र के नाम संदेश दिया तो बहुत स्पष्टता के साथ सारी चीज कही। उन्होंने बताया कि कुछ लोग को हम समझा नहीं पाए। प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बड़ा दिल दिखाया, और प्रधानमंत्री जी हमारे अभिभावक हैं। माना कि कुछ हमारे साथ के कुछ लोगों को जो चीज समझ नहीं आई है, उन्होंने कहा चलिए छोड़िए, आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं। तो प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बड़ा दिल दिखाया, और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो कुछ लोग हम जिनको नहीं समझा पाए उसका भी अपने ऊपर ही लिया और बोला कि चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो ये बहुत बड़ी बात है। और मुझे लगता है कि अधिकांश लोग मेरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में बहुत सारे हमारे मित्र हैं, उन सब ने इस बात को सराहा कि प्रधानमंत्री जी का जो स्टैंड है हम उसकी तारीफ करते हैं और निश्चित तौर पे अब आगे बढ़ना चाहिए। इंतजार देवस्थानम बोर्ड को लेकर उत्तराखंड में भी हो रहा है। देखिए, हम लोगों ने कमेटी बनाई है और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं विश्वास भी दिलाता हूं सबको कि हम किसी वर्ग के साथ गलत नहीं होने देंगे। और ये सब हमारे तो लोग हैं, ये हमारे समाज के तो सब लोग हैं, हमारे तो समाज का हिस्सा है। हम किसी के साथ कैसे गलत कर सकते हैं? अगर इसमें हमारी एक कमेटी बैठी है, वो जिस तरह की बातचीत करेंगे आगे करेंगे, लेकिन किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, ये बात तय है। एक सवाल जो पिछले दिनों बहुत चर्चा उस पर हुई, बहुत बहस भी हुई, हिंदू और हिंदुत्व क्या अंतर है? देखिए, कांग्रेस के मित्रों को तो जब मौका मिलता है हिंदुत्व को, उस वक्त किसी तरीके से हिंदुत्व के साथ कुछ किया जा सके वो करने की कोशिश करते हैं। और हिंदुत्व को बदनाम करने के लिए ऐसा नहीं है कि सलमान खुर्शीद जी ने कुछ गलत किया हो, ऐसा भी नहीं है कि दिग्विजय सिंह ने अकेले किया हो, ऐसा भी नहीं है कि मणिशंकर अय्यर ने किया हो, ऐसा भी नहीं है कि शशि थरूर ही कहते हो। तमाम कांग्रेस के एक लाइन से देखिए, हिंदुत्व को बदनाम करने के लिए कांग्रेस ने कभी भी कोई मौका नहीं छोड़ा। और किसने कहा हिंदू टेररिज्म, सेफरन टेररिज्म किसने कहा? किस किस तरह के शब्द इजाद किए गए हैं हिंदुत्व के खिलाफ। मैं नहीं मानता कि अब कांग्रेस कुछ कर ले और कितना गफलत करने लगे हिंदुइज्म और हिंदुत्व और इस सब पे। कभी भी देश की जनता, सिर्फ हिंदू नहीं, देश की 100% जनता कांग्रेस को हिंदुत्व को बदनाम करने के लिए कभी माफ नहीं करेगी। किताबें पढ़ते होंगे आप, आजकल कांग्रेस की किताबें बहुत लिख रहे हैं, अब खाली टाइम है उनके पास, लेकिन और आगे लंबे समय तक उनको किताबें लिखनी है। उन किताबों से तो भला बीजेपी का ही हो रहा है, ऐसी बातें निकल कर सामने आ रही हैं। देखिए, कभी कभी कुछ लोगों के जो है जुबान पे सच्चाई वहां आ जाती है, लेकिन मेरा सबसे आग्रह है कांग्रेस के भाइयों से भी कि कम से कम ऐसी विकृत राजनीति ना करें, हिंदुत्व को बदनाम करने के लिए कुछ ना करें और ऐसी काम करें। उनकी लंबे समय तक सरकारें रही हैं, कुछ कंस्ट्रक्टिव काम करें, विपक्ष में रह के कोई अच्छी राय दे। लेकिन समस्या, मैंने कहा नहीं, मणिशंकर अय्यर, शशि थरूर और ये जो बाकी जितना इनका कुनबा है उसमें नहीं है। समस्या है ऊपर कांग्रेस में। राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी जो हिंदुत्व के बारे में सोचते हैं वही उनकी पूरी लाइन कहते हैं। ये उनकी पार्टी लाइन है हिंदुत्व के बारे में। तो उनको जो कहना है कहें, लेकिन मुझे लगता है कि अब जनता तो उनको समझ चुकी है, अब वो किताबें लिखें, कुछ भी लिखें। जो डेमोग्राफिक चेंजेस की बात आई या लैंड जिहाद, इस तरह के शब्द का इस्तेमाल किया, ये क्या लगता है आपको, कितना रेलेवेंट है और क्या वाकई इस तरह के चेंजेस हुए हैं? देखिए, इसमें आपके जो सवाल है, मेरे को 2011 का सेंसस अगर आप देखेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। 2011 के सेंसस में उत्तराखंड के अंदर जो डेमोग्राफिकल चेंज है वो बहुत तेज दिख रहा है, उसमें दिखाई दे रहा है कि उसमें तीव्रता है। तो अगर सरकार के किसी सेंसस में और डाटा में, क्योंकि सेंसस बड़ा ऑथेंटिक डाटा होता है, उसमें अगर इस तरह की चीजें आई हैं तो इसको हमको सोचना चाहिए। उत्तराखंड में सरकार को सोचना चाहिए, उत्तराखंड के प्रत्येक नागरिक को इस डेमोग्राफिकल चेंज के बारे में सोचना चाहिए और सरकार को भी आगे आने वाले समय में और इस बारे में कोई विचार भी करना चाहिए। अच्छा, एक आखिरी सवाल, विकास और पर्यावरण की बहस उत्तराखंड में बहुत पुरानी है। ये हम सब जानते हैं कि जब हमें विकास के दरवाजे खोलने हैं तो नियमों में थोड़ा सा लचीलापन रखना पड़ता है, लेकिन अगर हम लचीले रहेंगे तो जो ये मांग उठ रही है सख्त भू कानून की, क्या आप इन दोनों ही मांगों को, दोनों ही चीजों को एक ट्रैक पर देख पा रहे हैं? क्या ऐसा कोई विजन है सरकार के पास? देखिए, ये तो परमहंस दशा होती है कि कंकड़ कंकड़ छोड़ना है, मोती मोती चुगना है। जो उत्तराखंड के लिए अच्छा वो सब चीजें करते रहनी है, और कहीं पर अगर नियमों को रिलैक्स करना है विकास के लिए तो वो करना भी चाहिए। लेकिन उत्तराखंड को, क्योंकि एक अलग तरह की हमारी भौगोलिक परिस्थिति है, उसको भी ध्यान रखना है। तो दोनों परिस्थितियों को ध्यान में रखकर जो सही निर्णय उसको हमको लेना पड़ेगा और आगे भी इसके लिए देखा जाएगा।